हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। वेलकम टू डाउटनेट इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और आज हम आपके साथ स्वागत करते हैं ये सबसे बड़ा सेशन परितंत्र इकोसिस्टम। एक बड़ा चैप्टर है, आपके लिए बाकी रह गया था, तो हमने वादा किया था आपसे कि चैप्टर पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे। आइए जनाब, वन शॉट देते हैं इस बड़े से चैप्टर का। तैयार हो जाइए सारे बच्चे, क्योंकि आज वन शॉट है। क्वेश्चंस आंसर बहुत सारे हम करेंगे, लेकिन परितंत्र को समझने का काम करते हैं। पूरा नोट्स ऑलरेडी आज इसमें रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग वे में, आसान भाषा में आपको इस चैप्टर की पूरी कहानियां बताई जाएंगी कि आखिर इकोसिस्टम किस चिड़िया का नाम है। इसमें दो बहुत बड़े टॉपिक थे। एक तो था इकोलॉजिकल सक्सेशंस यानी पारिस्थितिक अनुक्रमण, और एक था पोषण चक्र। दो बहुत बड़ा टॉपिक इस टॉपिक से हट गया है, तो अब इस चैप्टर में बहुत शॉर्टेड छोटी चीज बची हुई है। उन्हीं छोटी चीज को हम डिस्कशन करेंगे। हम बहुत जल्द इसको खत्म करने की कगार पर पहुंच जाएंगे। आप बस सुनते रहिए। मजेदार चैप्टर है, लिमिटेड चीजें पूछी जाती हैं, और ये जो आपने शुरुआत की है उसके बाद कल एक और चैप्टर बचेगा, तो कल भी हम उसे कंप्लीट कर देंगे। वन शॉट कल पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर मैं संडे दूंगा आपको एक महा मैराथन, और वो मैराथन होने वाली है आपके लिए शानदार, एकदम जबरदस्त, मजेदार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो संडे को मिलेगा आपको पहला चैप्टर यानी पुष्पीय पादपों में जनन का वन शॉट। पुष्पीय पादपों में जनन का वन शॉट, बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन कहानियां, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से सजा हुआ ये चैप्टर। आज उसका वन शॉट आपको मिलने जा रहा है, परितंत्र वाले चैप्टर का। फिर उस चैप्टर का भी मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कमेंट सेक्शन पे होना चाहिए जोरदार रोर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक बेशक पहुंचती ही रहे, आप पहुंच पाए, आपके सारे कंटेंट आप तक बेहतर तरीके से पहुंच जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, परितंत्र इकोसिस्टम वन शॉट। ये सबसे बड़ा सेशन होगा आपके पास में। देखो बच्चे, योगेश शुक्ला बायोलॉजी इस चैनल का नाम है जहां पर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, ताकि इस चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक छूट ना जाए, पहुंचती रहे, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप अपनी पढ़ाई बेहतर रख पाए। इसके लिए ये सेशन लेना, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओहो हो, लाइक करिए यार, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आज का पीडीएफ जनाब आपको मिलेगा इस चैनल पे, जिसका नाम है योगेश सर बायोलॉजी। आपको इस चैनल पे मिलेगा योगेश सर बायोलॉजी। आप यहां पर जो है आपको आज का पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों के साथ साझा करिए, शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे बेहतरीन सेशन आपको मिलेगा सबसे बेहतरीन क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रेडी गाइज? कमेंट सेक्शन पे आज हमारे साथ है खुशी राजपूत, विजेंद्र, अमित, अखिलेश, प्रिंस, पीयूष, अनूप, सचिन, मुकुल, कैफ, कमलेश, खुशी, और कौन कौन है? शिवानी, नागेली, और कौन है? सलमान, विष्णु, विशु, जिशान, श्रीति, अनूप, एंड मैनी मोर। बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ हैं। इन सभी बच्चों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, परितंत्र इकोसिस्टम। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से बोर्ड में अगर आप इकोसिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर आपके पास में है, तो इस चैप्टर से 3 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और एक जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिलाकर आपको इस नंबर से 6 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। 6 से 7, 8 भी हो सकता है, नंबर बढ़ भी सकते हैं, चूंकि अब चैप्टर एक हट गया है। जो बड़ा चैप्टर था हमारा पर्यावरण प्रदूषण वाला, वो चूंकि हट गया है, तो अब इसके ऊपर प्रश्नों की संख्या जरूर बढ़ जाएगी। तो 6 से 8 नंबर का ये चैप्टर है, मतलब ज्यादातर प्रश्न आपसे इसमें बड़े छोटे सभी प्रकार के पूछे जाते हैं। तैयार रहिएगा। 1 नंबर का प्रश्न, पिरामिड उल्टा बना के सीधा बना, ये पूछा जा सकता है। 2 नंबर के प्रश्न पे आपसे पूछा जा सकता है अपघटन कैसे होता है, अपघटन का मतलब क्या है, लीचिंग क्या है, एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं। और 3 नंबर के प्रश्न पे आपको इकोसिस्टम की कहानियां पूछी जा सकती हैं, पोषण चक्र पूछा जा सकता है, ऊर्जा प्रवाह पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीज जो है ये पूछी जाती है। हर बोर्ड के लिए लगभग 6 से 8 मार्क्स का ये
वेटेज बनेगा। हाँ, अगर आप बिहार बोर्ड पे जाएंगे तो बिहार बोर्ड के साथ ये सीन है कि उसमें एमसीक्यू जो है वो आपका वो 3 एमसीक्यू इससे पूछ दिए जाते हैं, 3 से 4 एमसीक्यू पूछ दिए जाते हैं। जब 3 से 4 एमसीक्यू ही आ गए तो फिर आपका जो बोर्ड का बड़ा प्रश्न है वो 3 मार्क्स का एक बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है या तो 2 मार्क्स का। बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स के ज्यादा प्रश्न आते हैं, सो 2 से 3 नंबर का एक प्रश्न इस टॉपिक पे बनता है। छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए इसकी संभावना जो है छोटे छोटे प्रश्नों की ज्यादा बनी रहती है। 3 नंबर का प्रश्न भी ऐसा नहीं है कि वो 3 नंबर का ही पूछेगा, वो एक ऐसा करके भी पूछ सकता है या 1 या 2 नंबर का पूछ सकता है, ऐसा करके एक बड़ा प्रश्न बनाया जाता है। होप सो आप इस चैप्टर की एसओपी समझ गए होंगे कि यार वो एकदम ऑपरेटिंग जो पॉइंट है वो क्या क्या है, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आज आपसे मैं डिस्कशन करूंगा, सारी कहानी मजेदार होगी। रोर करिए कमेंट सेक्शन पे, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत होती है आज की कहानी की। परितंत्र, इकोसिस्टम। पहली ही लाइन सबसे ज्यादा जरूरी, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? होता क्या है जनाब इकोसिस्टम? सबसे पहली बात, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, सॉरी इस तरफ है, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। यहां पर हम हैं, जीव हैं, पौधे हैं, मिट्टी है, पानी है, सबका कॉम्बिनेशन जहां पर है वही है आपका इकोसिस्टम। बात समझ रहे हैं? जहां पे एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो, दूसरा जीव तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, जहां पर भौतिक, रासायनिक, जैविक सभी कारक एक साथ रहते हो। डेफिनेशन पॉइंट ये है, व्हाट इज इकोसिस्टम? शब्द समझिएगा। इकोसिस्टम प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई, यह शब्द बहुत ध्यान समझना। पारिस्थितिक तंत्र की एक क्रियाशील इकाई को इकोसिस्टम कहेंगे, जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। मतलब व्हाट इज इकोसिस्टम? परितंत्र उस घटना का नाम है, उस जगह का नाम है जहां पर जीवधारी और निर्जीव चीज, जीव और निर्जीव के बीच का संबंध होता है, जहां पर जीवित व्यक्ति अपने आसपास के निर्जीव व्यक्तियों के साथ एक रिलेशन शो करता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम आपको पता होगा, इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये वन ऑफ फेवरेट प्रश्न हुआ करता है बिहार यूपी बोर्ड के लिए। एजी टेंसले, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सबसे पहले इन्होंने इस शब्द का नाम दिया था कि इकोसिस्टम होता क्या भैया, टेंसले साहब ने दिया था। क्लियर है? बढ़िया। आते हैं कहानी पे। इस दुनिया के जो इकोसिस्टम है भाई साहब, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हम इकोसिस्टम को हम जानते हैं। देखो, एक सिस्टम तो पूरी तरह से पानी वाला हो गया, एक पूरी तरह से स्थल वाला हो गया, और कुछ हो गए अलग टाइप के। जैसे आपके सामने ऑप्शन आएगा तो पहला हो गया टेरेस्ट्रियल, मतलब पूरी तरह से एक हो गया स्थलीय। अब स्थलीय परितंत्र कौन सा होता है? आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आपके सामने मरुस्थल है बेटा जी, और मरुस्थल में हम बात करते हैं। आपके सामने जो है वर्षावन दिखाई दे रहा है, यह भी स्थलीय है। आपके सामने खेत दिखाई दे रहा है, यह भी स्थलीय ही माना जाएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यार कुछ जलीय परितंत्र भी हैं क्या? आप बताना। हां, कुछ जलीय परितंत्र भी हैं। अब जलीय परितंत्र में क्या हो सकता है? झील हो सकती है एक प्रकार का परितंत्र, तालाब हो सकता है, तालाब हो सकता है, और समुद्र भी हो सकता है। तो 3 प्रकार के ये जो समुद्र, तालाब, झील आदि हैं, ये स्थलीय परितंत्र माने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है मानव निर्मित, एक नई कहानी भी बोली जाती है, मानव निर्मित परितंत्र। भाई साहब एक बात बताओ, अगर हम 6 महीने के लिए एक जंगल लगा दें बढ़िया, और बढ़िया हमारा बगीचा लग जाए, तो जैसे ये हो गए एक्वेरियम, जैसे खेत, ये जो आपका खेत है ये मानव निर्मित है। ये आज जो आपका एक्वेरियम है जो आपने बनाया है, ये भी तो मानव निर्मित ही हुआ ना। तो सारे बच्चे सबसे पहले समझ लो कि देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोसिस्टम। पहला स्थल में रहने वाले, दूसरा जल में रहने वाले, और तीसरा जो है मानव निर्मित, जो मन ने बना लिया, मानव ने बना लिया। तो मानव काका बना सकता है, खेत बना सकता है, मानव निर्मित उद्यान बना सकता है, लेकिन फिर भी वो स्थलीय ही हो गया। और एक्वेरियम ये 2 मनुष्य बनाता है,
और उससे पहले स्थलीय आपके जंगल, खेत, पहाड़ जो भी आपके हैं वो सारे हो गए, और इसके अलावा जलीय हो गए समुद्र, तालाब, झील आदि 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 आदि। अगर बात दिमाग में समझ में आ गई कमेंट सेक्शन पे रोर कर दीजिए, हाँ जी ये गॉट इट, हमने बात समझ ली। ठीक बात है। अब अगर एक पर्यावरण को देखा जाए, एक इकोसिस्टम को देखते हैं, चलो पढ़ा जाते हैं, अरे शुरू करते हैं जी पर्यावरण का पहला भाग, इकोसिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो जब भी आप इकोसिस्टम को शुरू करेंगे ना तो आपको दो ठो चीजें दिखाई देंगी। पहला दिखाई देगा कि कुछ लोग जिंदा हैं और कुछ लोग मर गए हैं, मतलब मुर्दा हैं। जस्ट लाइक इस दुनिया में दो लोग हो, तुम और हम जिंदा, और बाकी ये सब पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह सब मरे हुए हैं। हम दोनों की क्रियाओं को ही इकोसिस्टम है। हम जैसे इस स्टूडियो में हैं, हम अकेले जिंदा व्यक्ति हैं, कुछ लोग मच्छर घूम रहा है, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया होगा, ये सब जिंदा लोग हैं। बाकी पेड़ है, कुर्सी है, कैमरा है, टीवी है, ये सब जो है, स्क्रीन सब जो है, ये सब मरी हुई चीजें हैं। तो जैविक हैं और निर्जीव हैं। तो पर्यावरण के आसपास हम ढूंढेंगे तो हमें एक जैविक चीज दिखाई देगी और अजैविक घटक दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के दो घटक बताओ, पर्यावरण के घटक बताओ, तो लोग बोलेंगे हैं कहां पूछ रहा है, बताना। जैविक और अजैविक घटक होते हैं। ठीक बात है, बढ़िया, ये तो क्लियर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बढ़िया संबंध बना के रखते हैं, जैविक और अजैविक के बीच में संबंध बढ़िया बना रहता है, मामला क्लियर है। अब एक उदाहरण पढ़ते हैं, एक उदाहरण को देखते हैं कि जब भी कोई पर्यावरण बनता है तो वहां पर एक स्तर विन्यास आता है, स्ट्रैटिफिकेशन बहुत जरूरी है। जिस भी जगह पे आप जाएंगे, जिस भी जगह पे आप रहेंगे, आपको एक स्तर विन्यास, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से भी शुरू हो जाता है। यार ये स्तर विन्यास क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? किसी भी पर्यावरण में हर जीव, निर्जीव, इन आदि जीवों को, लोगों को एक स्तर बनाया जाता है कि ए तुम उत्पादक माने जाओगे जी, ए तुम उपभोक्ता हो, वो भी प्राथमिक वाले, घास खाते हो ना, प्राथमिक हो, और दूसरा तुम घास खाने वाले जानवरों को खाते हो, तुम आज से द्वितीयक, और तुम उन जानवरों को खाते हो तो तुम तृतीयक हो। समझ रहे हो? तुम क्या हिरण को खाते हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, और तुम सबको खा लेते हो तो तुम तृतीयक उपभोक्ता, तुम सड़ाते हो सबको, अब घटक हो गए। सबका स्तर बना हुआ है। तो जैसे हम देखें कि किसी भी प्रजातियों के विस्तर को स्ट्रैटिफिकेशन, स्तर विन्यास कहते हैं। भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न प्रजातियों के वितरण को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। जैसे माना जाए, यार हर किसी का कहानी होता है ना, जैसे घर में भी एक स्तर होता है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट दादाजी, फिर कौन होता है, पिताजी का जलवा आता है, और पिताजी के बाद तो हमारा ही जलवा होता है ना गुरु, होता है कि नहीं होता है जी? वैसे ही हर किसी का स्तर होता है। क्या हमारी बात को ज्यादा हम कहेंगे कि आज ये बनाइए, काम करिए, चलो आज हमारे लिए पालक पनीर बना दीजिए, नहीं माना जाएगा। दादाजी कह देंगे बनाओ, बनेगा। इसी को स्तर विन्यास कहते हैं। तो चाहे कौनो इकोसिस्टम हो, हर इकोसिस्टम का दबदबा अलग अलग रहता है। जैसे वन क्षेत्र देखोगे, वन क्षेत्र देखोगे तो वन में सबसे बड़ा कौन है जी? वृक्ष, भारी बड़ा वृक्ष है। फिर उसके बाद झाड़ी, उसके बाद और पौधे, उसके बाद जड़ी बूटी, घास वास। घास का कोई वैल्यू है का जी? नहीं। ऐसे ही सेट होता है स्तर विन्यास। जैसे एक जंगल का इकोसिस्टम है तो वृक्ष सर्वोपरि है, वृक्ष सबसे बड़ा है, फिर आ गई झाड़ियां, फिर आ गए द्वितीयक स्तर पे, जड़ी बूटियां तीसरे स्तर पर, और घास को सबसे नीचे जगह मिलेगी जी। हालांकि आजकल ये स्तर बदल गया है, ठीक है। आजकल जो सबसे छोटा वाला होता है ना, उसका बात ज्यादा माना जाता है। आजकल जो लड़का लोग है, छोटा छोटा, 1 साल का, 2 साल का, वो कह देगा टीवी चालू करो तो टीवी चालू हो जाता है। वो कहता है कि घर पे कोई नहीं बैठेगा तो सब भाग जाते हैं। वो कहेगा कि आज ये खाना बनना चाहिए तो बनता है। तो ये छोटा छोटा लड़का लोग का ज्यादा बात चलता है। तो अब ये स्तर विन्यास ऐसा बदल गया है। पहले ऐसा होता था कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे द्वितीयक सेकंड नंबर पे कौन, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बात बुझा गया ना जी, दिमाग में बैठा ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे बड़ा जो है वो वृक्ष है, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, सबसे नीचे छोटा वाला होगा। इस तरीके का जो हम विकास करते हैं, इस तरीके का जो हम स्तर सेट करते हैं, इसे स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तर विन्यास कहते हैं। बात समझ में आनी चाहिए, मजेदार पार्ट है, ठीक बात है। अब हम यहां से कुछ विशेष प्रकार के परितंत्र को देखते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, मान लो तालाब का परितंत्र, जस्ट लाइक एक एग्जांपल आप लेते हैं, ये आपके सामने तालाब का परितंत्र बना हुआ है। कौन कौन है इसमें?
कौन कौन रहता है तालाब में? आपको पता है, कभी जाके दातून नातून करते समय और भी जो कुछ आप करना चाहते हो तालाब में वो करके उसके बाद कभी सोचे हो तालाब भी एक परितंत्र है, वहां पानी बस नहीं पाया जाता और भी बहुत कुछ है। तो आइए तालाब के परितंत्र के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं कि तालाब है क्या। भाई साहब, जब भी आप तालाब को देखेंगे तो पानी पहले मिलेगा आपको। तो पानी कैसा घटक है? पानी तो अजैविक हो गया, तो सबसे पहली कहानी हो गई पानी का, अजैविक घटक हो गया, ठीक है। दूसरा को मिट्टी विट्टी रहता है, मिट्टी भी रहता है, तो दूसरा हो गई मिट्टी, दूसरी हो गई मिट्टी, ये दो चीज हो गई, ठीक बात है। तीसरा सूरज का रोशनी भी जाता है जी, सूरज का सौरभ का निवेश, सूर्य कौर निवेश जाता है, ठीक है। ताप का चक्र, टेम्परेचर ठंडा गरम, कभी पानी ठंडा कभी पानी गरम, दिन चक्र की अवधि, जलवायु परिवर्तन तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जो तालाब है वहां पर कौन सा मछली रहेगा, कौन रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो इन सब को डिसाइड करने के लिए मिट्टी जरूरी है, पानी जरूरी है, सूरज का प्रकाश जरूरी है, तापमान जरूरी है, दिन लंबा पड़ रहा है कि छोटा पड़ रहा है ये जरूरी है। ये सब लोग डिसाइड करेंगे तालाब में कौन रहेगा, तालाब में बड़े जानवर रहेंगे, छोटे जानवर रहेंगे, कैसा क्या रहेगा, ये सब मिलाकर बनता है। अब जैसे तालाब को देखते हैं, अब तालाब में ये सब अजैविक घटक हो गए, तापमान अजैविक घटक हो गया, दिन रात अजैविक घटक हो गया, आपका जो है क्या बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ अजैविक घटक, अकार्बनिक पदार्थ अजैविक घटक, सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक, मिट्टी पानी सब अजैविक घटक। जिंदा कौनो है? दो लोग। तालाब में बहुत बड़े जानवरों को हम नहीं मानते, तालाब में मुख्य रूप से हम दो लोगों को मानते हैं। अब तालाब में तुम मगरमच्छ पालो तो तुम्हारा मर्जी है, पर तालाब में दो लोग सबसे ज्यादा होते हैं। एक, तालाब में ना बड़े बड़े पौधे नहीं पाए जाते, तालाब में छोटे छोटे तैरने वाले प्लावक पाए जाते हैं जिन्हें पादप प्लवक कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो तालाब में पहला जीवित उत्पादक जो स्वयंपोषी है, आपसे कोई पूछे कि तालाब में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, बोलना प्लावक। हल्के हल्के जो तैरते हुए हल्के हल्के जो पौधे होंगे ना इन पे, उन्हें प्लावक कहा जाता है। तो प्लावक कुछ शैवाल हैं, प्लावक हैं जो निमग्न हैं, किनारों पर कहीं पर रह जाएंगे, पूरी तरह से डूबे रहेंगे, वहीं पड़े रहेंगे, छोटे 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 पाए जाते हैं, उन प्राणी प्लावक कहते हैं, तालाब के प्लावक कहते हैं। इन्हें कहा जाता है पादप प्लावक, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक बात है। इनको खाता कौन है? इनको तो खा कोई भी सकता है, पर मुख्य रूप से हम मानते हैं कि जंतु प्लावक। दूसरा आता है बाबू उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के नाम पे प्राणी प्लावक आते हैं और कुछ और भी जीव जो आते हैं जो तैरते रहते हैं वो लोग आते हैं। तीसरे नंबर की चीज आती है अपघटक की। अब अपघटक कौन होता है जी? अपघटक हमेशा कवक और कुछ बैक्टीरिया, कवक और कुछ बैक्टीरिया यानी कवक और कुछ जीवाणु जो विशेष प्रकार से तालाब में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बाबू हमने तालाब का एग्जाम्पल पढ़ा कि तालाब में ये सारे यहां से लेकर यहां तक अजैविक घटक हैं। जैविक घटक का पहला भाग स्वयंपोषी है, प्राणी प्लावक, लिख लो कॉपी में, और दूसरे नंबर का उपभोक्ता जंतु प्लावक, और तीसरे नंबर का अपघटक जिसे हम कहेंगे कवक, और या फिर दूसरा भाग हो जाएगा जीवाणु। मामला सेट है, ठीक है भाई। ये ही लोग आपस में सारा रिलेशन रखते हैं, जीवन एक दूसरे के लिए समर्पित रखते हैं। यही है जंतु प्लावक प्राणी प्लावक की कहानी। पौधे में आपने ऐसा ऐसा देख रखा होगा, ठीक है भाई। अब स्वयंपोषी करते क्या है? जो प्राणी प्लावक है ना, जंतु प्लावक है, वो बाबू प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा, इसलिए वो स्वयंपोषी है। उसको फिर जो खाएगा वो अब विषमपोषी हो गया, मतलब वो उपभोक्ता हो गया क्योंकि वो उसे खा रहा है। और इन दोनों को मरने के बाद वापस तलछटी में सड़ाने का, अपघटन कर देने का काम करता है अपघटक। ये तीन लोग जिम्मेदार हैं। तो स्वयंपोषी द्वारा प्रकाश की विकिरणों का उपयोग करके अकार्बनिक तत्वों से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज बनाया जाता है। यह पहली घटना हो गई। इसको जो खाएगा वो स्वयंपोषकों को खाएगा, वो परपोषी कहलाएगा। जो फिर मरे हुए लोगों को अपघटन कर देगा उसे हम कहते हैं, खनिजीकरण कर देगा, वो अपघटक कहलाएगा।
तो हमने तीनों की कहानी पढ़ ली बाबू। स्वपोषी वो है जो प्रकाश संश्लेषण से अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ, कहा है अकार्बनिक जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसको बदल दिया इसने ग्लूकोज में। फिर ये आए उपभोक्ता, जो इन्होंने इसको खाया, भक्षण किया, और जब ये सब मर गए तो उनका अपघटन करके हवा में उड़ाने का काम जो है अपघटन ने कर दिया। ठीक बात है। हमको कौन कौन मिला जी? हमको अब अजैविक के बारे में थोड़ी ना पढ़ेंगे जी, मिट्टी पानी पढ़ने थोड़ी आए हैं, हम पढ़ेंगे जैविक। बायोलॉजी ना पढ़ रहे हैं जी, जैविक को पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे घटक हैं और इसके रूप में सब साथ में काम करते हैं। अगर हम विशेष प्रकार के पहलुओं की तरफ में जाएं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा कौन पॉइंट बताइए जी? सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे पहली चीज है उत्पादकता, उत्पन्न होना। वो सबसे अच्छा, जैसे मान लो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है, इस दुनिया का लंग्स कहा जाता है ना, क्योंकि वहां पर उत्पादक ज्यादा है। जिधर जितने ज्यादा उत्पादक उतना मामला बढ़िया क्लियर होगा, फिर अपघटन होगा, तीसरा ऊर्जा प्रवाह, और चौथा पोषण चक्र। पर चूंकि ये सिलेबस में नहीं है तो हम शुरू की 3 कहानियों को जरूर पढ़ेंगे। हम शुरू की 3 कहानियों को पढ़ेंगे। क्या क्या बाबू? पहला उत्पादन कितना हो रहा है, दूसरा अपघटन कैसा हो रहा है, और तीसरा ऊर्जा प्रवाह। गॉट माय पॉइंट? ये तीनों बिंदु अपने दिमाग में बैठा लेंगे। कहिए हाँ, अरे कहिए हाँ जी, पहला पार्ट। ठीक है भाई, पहले हम बात करते हैं उत्पादकता की। हम बात करते हैं उत्पादकता की कि कैसे कौन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। क्या प्रकाश संश्लेषण ऐसी मामूली चीज है कि हवा से सूरज का प्रकाश लिए कि आओ तुमको बनाते हैं जी, छू मंतर फू, ऐसा नहीं। बड़ा मेहनत लगता है भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है। तो सूरज की प्रकाश से हम उपयोग करेंगे एनर्जी के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। मजाक चल रहा है, थोड़ा मेहनत लगती है। उस मेहनत में क्या क्या होगा, कितना बना, कब बना, कितना प्रकाश आया, कौन कौन बना, खर्च कितना हुआ, सब समझेंगे। उत्पादकता में सबसे बड़ी चीज यह होती है, जब भी हम बात करते हैं तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता और उसके स्थायी रहने का संबंध जो है वो सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश इनपुट की आधारभूत आवश्यकता है। पहली चीज यह है कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, क्या क्या चीजें होंगी उसमें, ये सारी बातें डिसाइड करता है सूरज का प्रकाश। ठीक है, वही डिसाइड करेगा। सूरज का प्रकाश आएगा तब उत्पादकता होगी, नहीं तो मामला वहीं खत्म है। ठीक है भाई, अब सूरज का प्रकाश आ गया, हमने प्रकाश संश्लेषण कर लिया, इसे कहते हैं प्राथमिक उत्पादन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक विशेष प्रकार की अवधि में हम जो भी बनाते हैं, कार्बनिक सामग्री बना लेते हैं, प्राथमिक उत्पादन हो गया। बना लिए, ये जो बनाए हैं ना बाबू, इसको हम ग्राम में नापते हैं, ग्राम पर स्क्वायर और किलो कैलोरी मीटर पर, मतलब जो मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से अपन इसे नापते हैं कि भाई साहब ग्राम है, और किलो कैलोरी पर मीटर के पर स्क्वायर के हिसाब से भी अपन नापते हैं। मतलब या तो एरिया के हिसाब से भी देख सकते हैं और जनरली हम ग्राम पर स्क्वायर के हिसाब से भी व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, ओके। या फिर अगर आप इसे उत्पादकता कहते हैं, सवाल यह आता है कि एक लिमिटेड टाइम में, एक निश्चित समय में उस क्षेत्र में रहने वाले पादपों के द्वारा, उत्पादक के द्वारा बनाई गई जैव भार की मात्रा को हम कहते हैं कि यह उत्पादन हुआ है। हम कहते हैं कि यह उत्पादन हुआ है, उत्पादकता कहते हैं इसको। इसे हम ग्राम पर स्क्वायर में किलो कैलोरी पर मीटर के स्क्वायर से भी नापते हैं, पर मिनट के स्क्वायर, सॉरी मीटर कह रहा हूं, पर मिनट के स्क्वायर के हिसाब से भी हम नापते हैं। अगर इसी को मैं साल में नापना चाहूं तो ग्राम पर स्क्वायर और ईयर का स्क्वायर भी हम इसमें नापते हैं, हम उसमें ईयर भी डाल देते हैं, या किलो कैलोरी मिनट स्क्वायर की जगह हम उसमें ईयर स्क्वायर को भी नाप देते हैं, ईयर की पावर में घात में डाल देते हैं, ऊर्जा के रूप में हम ये व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ये बात याद रख लेना। ये ग्राम का स्क्वायर जो है आपको पता रहना चाहिए। बहुत शानदार बात। अब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है, उसमें सकल और कुल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। अब एक नई कहानी मैं आपको बताता हूं। जब हम कोई चीज बनाते हैं
तो यार जैसे मान लो मैंने कुछ समोसा बेच दिया, तो समोसा मान लो 10 रुपए का बिक गया, तो क्या 10 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया? क्या नहीं, कुछ खर्च भी तो लगा है ना, उसको भी तो काटना पड़ेगा ना। तो जब मैं प्रकाश संश्लेषण करता हूं तो जो पहले बनता है ना, और टोटल कितना बना और बचा कितना, इस पे एक बड़ा कहानी सेट होता है। ध्यान से सुनना, बहुत क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के ऊपर में। तो पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता जिसे अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक उत्पादन की दर होती है। जितना भी मैंने प्रकाश संश्लेषण किया, जितना भी कुछ मैंने बनाया, उसे हम सकल कहते हैं। सकल, कुल भी बन गया, कुल पूरा बन गया, ठीक है, जिसे अपन ग्रॉस कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे अपन कहते हैं, ये बनाया जाता है। ठीक बात है। अब बनाते समय कुछ खर्च अर्च ना लगेगा, सब ऐसे बन जाएगा क्या? हवा में पानी लगेगा, चून लगे ना फिटकिरी और रंग आए चोखा, ऐसा नहीं लगता है। चूना भी लगता है और फिटकिरी भी लगता है, तब जाके रंग आता है। तो हमें उसमें कुछ खर्च भी करना पड़ता है। पादपों में श्वसन भी होगा, कार्यक्रम होगा, खर्च करना पड़ेगा। खर्च करना कहते हैं श्वसन को। श्वसन में खर्च करना पड़ेगा। ऊर्जा लगेगी नहीं लगेगी बाबू? लगेगी। और जब जो लगा है उसे अगर हटा देते हैं तो फिर बचता है कुल की, अब कुल इतना बचा है। तो खर्चा काट के अगर सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन दर को जीपीपी से अगर आर को घटा दें तो जो क्षति हो गई घटा दें, उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कुल प्राथमिक उत्पादकता अब बची हुई है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि सकल बना, ग्रॉस कितना बना, ये टोटल जितना बना, और उसमें से जो श्वसन के दौरान सांस लेने, छोड़ने, उड़ने, इन सब में ऊर्जा जो खर्च होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। जो खर्चा लगा उसे हटा दीजिए, जब अंत में जाकर बचेगा तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, एनपीपी। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जीपीपी से आर मतलब जो क्या बोलते हैं, जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल जो कुल बना है, उनमें से जो श्वसन में लगा है, सांस लेने छोड़ने में जो खर्चा कटा गया है वो माइनस हो गया, तब जाके बचा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहां से एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि बताइए हमेशा जीपीपी ज्यादा होता है कि एनपीपी? जीपीपी हमेशा ज्यादा होता है। रीजन, क्योंकि वो तो कुल बना है। हमारी कुल कितनी कमाई हुई? 500 रुपए, और उसमें खर्चा कितना लगा था? 400 रुपए। तो कमाई कितना बचा? अब नेट बचा है 100 रुपया। ये तुम्हारा कमाई है बाबू। पूरा 500 को कमाई कभी नहीं कहा जाता, ठीक है? जो घट गया उसको हटा दो। सबको समझ में आ गया? जीपीपी ज्यादा होगी, माइनस आर कर देंगे जो श्वसन में लगा, तब जाके बनेगा एनपीपी। मामला इतने पे सेट हो जाएगा। ठीक भाई, अगली कहानी पे। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो परपोषियों की खपत, जो परपोषी होते हैं उन तक फिर पहुंचती है, परपोषियों तक जाती है। फिर उसके बाद अपघटक के रूप में उपलब्ध जैव भार होता है। अब जो नेट बचा हुआ है उत्पादक में, पौधों के पास बचा हुआ है, अब उसको हम खाएंगे, मतलब उपभोक्ता खाएंगे। उसके बाद उसको अपघटक खाएंगे, उसको अपघटक खाने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया। द्वितीयक उत्पादकता, अब भाई उसने खा लिया, अब दूसरे जीवों में भी जाएगी, तो उपभोक्ता उसको नए कार्बनिक पदार्थों में बदलेंगे। मान लो उनके अंदर सेल्यूलोज बना था तो हम उसको ग्लूकोज में बदल देंगे। मान लो उसके अंदर फैट बना था तो हम कुछ और बना लेंगे। तो पहली प्राथमिक उत्पादकता वो होती है जो पौधे बनाते हैं, और उसके भी दो हैं। जो इतना टोटल बनाया वो ग्रॉस है, जो अंत में बचा वो कुल है, एनपीपी है। उसको हम खाए तो हमने कुछ और रूप में बदल दिया उसको, उसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। तो आपसे कभी सवाल आए कि यार ये जो द्वितीयक उत्पादकता होती है ये किस में होती है, तो बताना द्वितीयक उत्पादकता हमेशा उपभोक्ता डिसाइड करते हैं। यार हम जब खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, तो क्या हमारे पेट में चावल ही रहता है? नहीं ना। हम स्टार्च खाते हैं तो स्टार्च ही रहता है? नहीं ना, ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो उसी तरह हम उसको दूसरे रूपों में बदलते हैं, इसलिए उसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। बताइए व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ता तय करते हैं, अपघटक तय करते हैं। प्राथमिक उत्पादकता उत्पादक यानी पौधे तय करते हैं। मामला क्लियर है? आगे बढ़े भाई।
अब जो प्राथमिक उत्पादकता है वो पादप की प्रजातियों पर निर्भर करेगा कि कौन से पादप वहां पर रहते हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कि बनेगा क्या क्या। ठीक है भाई। विभिन्न प्रकार के कारक हैं, पोषक उपलब्ध है कि नहीं है, पादप की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है कि नहीं, इसलिए सब में अलग अलग होता है। तालाब में अलग, जंगल में अलग, रेगिस्तान में अलग, सबकी प्राथमिक उत्पादकता सबकी अलग अलग होती है। मैंने आपको बहुत जरूरी चीजें बता दी। उत्पादकता मतलब जो भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना वो उत्पादक है, उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता जो पौधे बनाते हैं, द्वितीयक उत्पादकता जो उपभोक्ता उसको बदल देते हैं, ये हो गया। हमेशा जीपीपी मतलब कुल कितना बना, जो खर्चा लग गया, जो उपयोग हो गया, उसको काट दो तो फिर बनता है आपका कुल, एनपीपी। मामला बहुत शॉर्टेड है, दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब अगर हम समझें कि आखिर इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया के पूरे प्रकाश को, पूरे पौधों को अगर देखा जाए, कितना बनाता होगा आखिर। अगर हम इस बनाने के मामला को समझें तो इस दुनिया की प्राथमिक उत्पादकता जो पूरी दुनिया है, इस दुनिया में माने शुष्क भार के रूप में 170 बिलियन टन। नीट का प्रश्न रह चुका है, कितना बिलियन टन बनाता है? टोटल 170 बिलियन टन उत्पादन होता है पूरे विश्व में जैव भार का, जो प्राथमिक उत्पादकता में बनते हैं। अरे कितना जी? 170 बिलियन टन बनता है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी के धरातल पर 70% भाग समंदर है, पृथ्वी के धरातल पर 70% भाग समंदर है और 30% भाग जो होता है उसमें स्थल है। याद रखना, वो स्थल है। ठीक है, 30% भाग स्थल है। लेकिन अगर उत्पादन की बात की जाए तो समंदर में बहुत कम है, कहे कि पानी में डूबा हुआ है, प्रकाश कम जाता है, स्थल में प्रकाश ज्यादा जाता है। तो लेकिन उत्पादकता जो होता है 70% भाग समुद्रों का हुआ है, फिर भी बावजूद इसके उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। 170 में मात्र 55 बिलियन टन समंदर में बनता है, बाकी का बचा हुआ जो 125 होगा, 115 जो भी टन होगा, वो बाकी बचा हुआ भूमि पर बनेगा। तो आपसे कभी पूछा जाए, इस पे क्या क्रॉस क्वेश्चन आएगा? ये आएगा कि यार ज्यादा उत्पादन कहां होता है? समंदर 70% भाग में है और स्थल जो है वो 30% भाग में है। ज्यादा उत्पादन कहां पर होगा? लोग कहेंगे ऑफकोर्स 70% में। नहीं, किसमें होता है? स्थल में। 115 टन के आसपास जो लगभग भाग बनता है, 115 टन के आसपास जो भाग बनता है वो यहां पर बनता है। ठीक है, और बाकी 155 टन जो आपके पास में दिख रहा है, वो जो दिख रहा है भाई साहब, वो बन रहा है स्थल में और मात्र 55 जो है बना है वो आपके समंदर में। क्लियर है मामला? क्लियर? सबको क्लियर हो गया? यही है उत्पादकता। मामला क्लियर है? बोलिए हां, जल्दी बोलिए जी। हो गया। दूसरा पॉइंट आता है डीकंपोजिशन। अब बन गए, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, सब बन गए। बनने के बाद अब हम इसको आगे लेकर जाते हैं कि डीकंपोजिशन कैसे होगा, ये खत्म कैसे होता है। आपने एक बहुत बेहतरीन घटना देखी होगी कि कोई भी जानवर कुछ दिनों तक मर जाके अगर पड़ा हुआ है तो कुछ दिनों के बाद अपने आप विघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जिससे बने हुए हो उसी में मिल जाते हो, इसी को डीकंपोजिशन कहते हैं, अपघटन। इसमें एक बड़ा मामला है, ऐसे ही नहीं कोई घुल जाता है, कुछ मामला सेट करना पड़ता है, कुछ कहानियां बनानी पड़ती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, तब जाके ये चीजें बन पाती हैं। तो अब आता है अपघटन। अब अपघटन का मतलब असल में है क्या? अब देखो यार, उत्पादन से अब बन गए थे बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ। अब हमारा शरीर जो है वो कार्बनिक पदार्थों का ना बना हुआ है। अब अगर हम अपने आप को मिट्टी में दफना दें तो कुछ देर के बाद इन्हें फिर अकार्बनिक में बदलना है। चक्र पूरा चलेगा ना जी, फिर अकार्बनिक पदार्थ में। ओवरऑल हमारा शरीर है क्या? कार्बनिक पदार्थ। उसे फिर आप अकार्बनिक पदार्थ में बदलना है तो इसे अपघटन कहते हैं। और अकार्बनिक को कार्बनिक में बदलना है तो हम इसे उत्पादक कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। यही पूरी जिंदगी है, इन्हीं के बीच में पूरा जीवन चलता रहता है। तो कार्बनिक पदार्थों को जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषक आदि में खंडित करते हैं और इसे अपघटन कहते हैं। सब छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे और जब सोचे छोटे भागों में तोड़ देंगे तो उसको अपघटन मानते हैं। ठीक बात है। अब जैसे पत्तियां हैं, छाल है, फूल है, प्राणी है, पशु है, जब मर जाते हैं तो मरने के बाद वो अपरद यानी डेट्राइटस बनाते हैं। मतलब मरने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि चलो अब हम अपघटन के लिए तैयार हैं। एक जिंदा व्यक्ति कभी क्यों नहीं सड़ता? क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें एक्टिवेट नहीं होती।
उसको अपरद में बदलना पड़ेगा। जब वो अपरद में बदलेगा तो अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करेगा। चलो अब अपघटन करना हम शुरू करने वाले हैं, सड़ने वाले हैं, मिट्टी में मिलने वाले हैं। इसकी 4 प्रक्रियाएं होती हैं बेटा, ऐसे ही कोई नहीं घुल जाता है। अपघटन करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी, कॉपी में लिख लीजिएगा, खंडन। पहले शरीर के खंड करना है। खंड करने के बाद दूसरा लीचिंग, निछालन। जो घुलनशील पदार्थ है वो पानी में घुल के चला जाए नीचे, और जो अघुलनशील है वो ऊपर ही चिपक जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो तीसरे नंबर पे जो अघुलनशील होगा उसका अपचयन करेंगे, छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ेंगे, और जब सब कुछ हो जाएगा तो सबसे आखिरी में ह्यूमस बनाना हम करते हैं। अपचयन मतलब ह्यूमस निछालन में करते हैं। और सबसे आखिरी में चौथे नंबर का भाग आता है, ये आपका खनिजी भवन। सबसे अंत में उसको पूरी तरह से खनिज छोटे छोटे भागों में बनाकर पूरी तरह से मिट्टी पे लेकर जाना। चलिए समझाता हूं, आखिर ये जीव, ये सब जो मर रहे हैं, मरने के बाद जाते कहां हैं भाई साहब, आइए समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने कभी भी ये डायग्राम आपने जरूर देखा होगा। मान लो ये सुअर है, ठीक है, पिग है, छोटा बच्चा है, मर गया। मरने के थोड़ी देर के बाद ये ऐसा थोड़ा सा ऐसा फूलने उलने लग जाएगा, ऐसा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आपने देखा होगा। थोड़ी देर के बाद ये सड़ के ऐसा दिखने लग जाएगा, इसी को अपरद बनना कहते हैं। तैयार है अब ये सड़ने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद और सड़ना शुरू होगा, और सड़ सड़ के खत्म। फिर ये ऐसा बनेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद वहां पर कुछ दिखाई नहीं देगा कि ये कहीं पर था भी, था कि नहीं था, पता ही नहीं चलेगा। वैसी पौधों के साथ, मान लो ये पौधे यहां पर हैं, ये थोड़ी देर के बाद गायब, पत्ती वत्ती सब सड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो हम 4 प्रक्रिया करते हैं, खंडन, उसके बाद लीचिंग यानी निछालन, उसके बाद आपका कैटाबॉलिज्म, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। चौथा ये, सॉरी चौथा, तीसरा, चौथा और ये 5वां पार्ट हुआ ना, 5 हो गए, 5 मिनरलाइजेशन, 5 भाग हो गए। वैसे ये भी है, खंडन, निछालन, अपचयन, ह्यूमस बनाना और खनिजी भवन, मतलब 5 पार्ट हो गए। सॉरी मैं 3-4 ही गिन रहा था, 5वां भाग। तो 5 भाग हैं हमारे पास। सारे बच्चे ध्यान पे रखिएगा, ऐसे ही जीवन चलता है, ठीक है। खंडन, निछालन, अपचयन, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन और 5वां मिनरलाइजेशन। याद कर लो, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। ये कौन है, जान दे दूंगी, अरे कौन है, क्या है, जान दे रहे हो ऐसी ह्यूमस बनने के लिए? खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते लल्ला, ह्यूमस बनने के लिए तुम जान दे दोगे? कौन है ये आदमी, बकवास कुछ भी करे जा रहा है, बकवास टूटा। चलो शुरू करते हैं। बेहतरीन कहानी, पहला पार्ट है जिसे अपन कहते हैं मतलब इसको अपन पहला कह देंगे इसको कि ये खंडन है। करवा दे खंडन। देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा, इन जीव मरा, मर गए, कोई मर रहा था, मर गए, जो भी है मरना है, सीवर उवर मरना है, मर गया मान लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जब हो जाए तो बताइएगा, फिर अपघटन करवाएंगे, ठीक है, ठीक है भाई। अब आ जाओ पॉइंट पे, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जो जीव मरते हैं उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के अपरदहारी जीव, जैसे केचुआ हो गया, ये हो गए, जीवाणु हो गए, ये लोग इसको तोड़ते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास सबसे पहले अपरदहारी, जिन्हें डेट्रिटिवोरस कह देते हैं, अपरदहारी कहते हैं, जो सड़ी गली मरी चीजों को खाते हैं। तो सड़ी गली मरी चीजों को खाने वाले जैसे केचुए, ये अपरद का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे खंडों में खंडित कर देते हैं, ये प्रक्रिया खंडन हो गई। तो पहला कार्यक्रम है खंडन करना, मतलब जीवों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कौन करता है? अपरदहारी, डेट्रिटिवोरस जिसे अपन कहते हैं, केचुआ पहला कार्यक्रम कर दिया, ठीक बात है। दूसरा प्रक्रिया है बाबू निछालन, उसमें से जो जल में घुलनशील होगा वो जमीन के अंदर तक रिस जाएगा, और जो घुलनशील नहीं होगा वो ऊपर ही पड़ा रहेगा। जल विलेय कार्बनिक पदार्थ भूमि में प्रवेश कर जाएंगे, और जो ऊपर रहेगा वो ऊपर ही अवक्षेपित होकर पड़ा रहेगा। निछालन हो गया। तीसरे नंबर की प्रक्रिया उपापचय कहते हैं, और उपापचय में अब आएगा बाबू बैक्टीरिया। जीवाणु लोग लगते हैं और उनके सारे पदार्थों के जो भी बड़े बड़े पदार्थ हैं उनको सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ दिए, अपचय। तीसरे नंबर की उपापचय वाली प्रक्रिया में लगता है जीवाणु कवक, उनको तोड़ देते हैं अपचयन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथे नंबर पे फिर आता है ह्यूमिफिकेशन, जो भी चीज सड़ी है वो सब कुछ एक नमी युक्त पदार्थ में बन जाती है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। आपने ये देखा होगा, ये ह्यूमस है।
ये ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन साथ में ही होता है। इस दौरान एक गहरे रंग का बढ़िया जो है ना क्रिस्टल पदार्थ तत्व का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। जब सब कुछ पिघल गया, जब सब कुछ टूट गया, अपचयन हो गया, तब जो पदार्थ बना उसे ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाद की तरह काम करता है। सूक्ष्म जीव इसमें बहुत होते हैं और अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। सूक्ष्म जैविक क्रिया है, उच्च प्रतिरोधी होते हैं और इसका अपघटन जो है वो धीमी गति से चलता रहता है। यह कोलाइडल होने के कारण पोषक तत्व के भंडार का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, इसलिए इसी को सड़ाकर खाद के लिए उपयोग किया जाता है। आपने केचुआ वाला खाद देखा होगा ना, उसमें ह्यूमस ही उपयोग किया जाता है। जब सड़ जाए, खंडन हो जाए, निछालन हो जाए, उसके बाद आपका अपचयन हो जाए, फिर ह्यूमिफिकेशन बन जाए, तो इसमें बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये अकार्बनिक पदार्थ आपके लिए पोषण का काम करते हैं। और सबसे पांचवा भाग मिनरलाइजेशन। एक बार ह्यूमस बन गया तो उसमें बहुत सारे खनिज हैं, वो सारे पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ जो वापस मिट्टी में चले जाएंगे वो खनिजीकरण कहलाएगा। तो 5 प्रक्रियाएं हैं, बहुत ही आसान है। सिंपल समझना कि पहले खंडन किया केचुआ ने, उसके बाद निछालन किया, जो घुलनशील अघुलनशील था अलग हो गया, उसके बाद कवक और जीवाणु ने उसका अपचय कर दिया, मेटाबॉलिज्म कर दिया, उसके बाद जो है आपका ह्यूमस बने। ह्यूमस में सारे अकार्बनिक पदार्थ थे, पोषण की तरह उपयोग होता था। सबसे आखिरी में मिनरल बना के जाओ, मुक्त हो गए, आज से तुम सब मुक्त हो गए, मुक्त हो गया, मामला खत्म। यह है आपका 5 प्रक्रियाएं और इनके ऊपर हम सारी चीजें कहते हैं। अपघटन हो गया। अब मामला होता है बाबू कि अपघटन क्या सब में सभी जन ऐसे ही हो जाता है? हम मान लो खत्म होंगे या इंसान खत्म होगा तो क्या होगा? अगर कोई अलग प्रकार का जीव है तो क्या वो उतने जल्दी मर जाएगा? जैसे हमने देखा कि कागज बहुत जल्दी सड़ जाता है, पौधे बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, लेकिन वही कांच होगा, प्लास्टिक होगा तो ये लोग नहीं सड़ते हैं। रीजन इसके पीछे यही मामला है। तो अपघटन को कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? अपघटन होने के लिए मिट्टी से जुड़ा होना जरूरी क्यों है? अपघटन कब होता है? कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? कॉपी में बहुत ध्यान समझना कि अपघटन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन मांगता है ब्रो, ऑक्सीजन नहीं होगा अपघटन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन रहित डब्बे में डाल दो तो बहुत दिनों के बाद सड़ेगा वो, ठीक है। अपघटन की दर जलवायु घटक अपरद के रासायनिक संगठन पर भी निर्भर करती है। मान लो कोई काइटिन का बना हुआ है, उसमें क्यूटिन है, लिग्निन है, मोम है, तो नहीं सड़ेगा। समझ रहे हैं? तापमान अगर बहुत ज्यादा ठंडा है तो नहीं सड़ेगा। आपको पता होगा कि ग्लेशियर में, माउंट एवरेस्ट में कुछ लोग 1977 में जाकर फंसे थे, आज भी उनका मलबा वहां पर मिला हुआ है, क्योंकि ज्यादा ठंडी जगह होती है तो अपघटन नहीं होता। तो आइए अपघटन के बारे में समझते हैं कि यदि काइटिन और लिग्निन का बना हुआ है तो अपघटन और धीमा हो जाएगा। अपघटन और ज्यादा धीमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काइटिन और लिग्निन जो है ना जल्दी सड़ते नहीं है। यदि अपरद नाइट्रोजन और जल विलेय पदार्थों का है तो तेजी से होगा। यह लाइन दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई साहब अगर लिग्निन क्यूटिन का बना हुआ है तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और अगर नाइट्रोजन का या फिर मान लेते हैं जल विलेय पदार्थों का है तो जल्दी हो जाएगा। फिर एक बात, अगर ताप और मृदा की नमी जो होती है बढ़िया है, नमी है बढ़िया, ताप भी ठीक ठाक है, तो तेज गति से चलेगा। पर गर्म और आर्द्र वातावरण में अपघटन की क्रिया तेज होगी। पर अगर नमी नहीं है और मान लेते हैं उसमें तापमान भी बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत धीमी गति से होगा। और अगर अवायवीय अवस्थिति है, वायु नहीं है, तो और कम धीरे में धीमे होगा। तो ये सारा मामला यहां पर बनकर निकल कर आता है। ठीक है भाई, जान लिए अपघटन और अपघटन। तीसरा कार्यक्रम सबसे बड़ा निकल कर आता है ऊर्जा का प्रवाह। क्यों खाता है केचुआ जी किसी को? क्यों खाता है? और हम चावल को क्यों खा रहे हैं? हम मुर्गा मुर्गी क्यों खाते हैं? बकरा बकरी क्यों खाते हैं? हम तो जानवरों के हर जानवर को खा लेते हैं, लोग सुअर को खाते हैं जी, क्यों? क्या मिलता है तुमको सुअर से? सोच के देखो, क्या मिलता है तुमको बकरे से? क्या मिलता है तुमको बकरी से? क्या मिलता है तुमको मुर्गी से? क्या तुमको मिलता है मुर्गा से? और क्या तुमको मिलता है धान से, चावल से, गेहूं से? सबके लिए सवाल है। मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी से बस नहीं है, सबके लिए सवाल है कि तुम इन्हीं को क्यों नहीं खाते हो? ये पेन जो रखा हूं ये क्यों नहीं खाते हो कभी तुम? क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं है।
हर खाने के पीछे ऊर्जा जिम्मेदार है भाई साहब। ऊर्जा, एनर्जी होनी चाहिए तभी हम खाएंगे। आइए देखते हैं। तो ऊर्जा के लिए जरूरी है भाई। तो गहरे समंदर में चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी देखा जाए तो इस दुनिया में ज्यादातर जो स्रोत है वो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण पे निर्भर नहीं है, रसायन संश्लेषी भी हैं जो समंदर में गहरे डूबे हुए हैं। आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया, जो रसायन संश्लेषी हैं, उनको प्रकाश से मतलब नहीं है। उनको छोड़ के दुनिया के जितने भी जीव हैं सब प्रकाश पर निर्भर हैं। अब बोले ये प्रकाश कौन है? प्रकाश मतलब सूरज का प्रकाश। अब बोले अब ये सूरज न कहां से आ गया? अरे सन जी, सन और सन का लाइट, प्रकाश, समझे, उस पे निर्भर है। नहीं प्रकाश भारी खो जाएगा, ओहो पूरी दुनिया मेरे पे निर्भर है, क्या बात है। नहीं, तुम पे नहीं, सन पे निर्भर है और सन से आने वाली लाइट पे निर्भर है। काहे बाबू? काहे कि वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है, उसी पर प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो क्या अगर हम इतना दूर हैं पृथ्वी से तो हम प्रकाश संश्लेषण एकदम सूरज के मुंह में ऐसे घुस जाएंगे कि हमको ज्यादा लाइट देना, हम ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करना चाहते हैं, एकदम उत्पादकता का बौछार कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? नहीं, ज्यादा प्रकाश आएगा तो मर जाएंगे हम जी। पृथ्वी पर ही जीवन है क्योंकि यहां पे लिमिटेड प्रकाश आता है। तो सूर्य का प्रकाश जितना आता है 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक होता है जो सक्रिय होगा। आपको पता है सूरज का जो प्रकाश आता है वो हर प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, उसमें से केवल 50% भाग ही प्रकाश संश्लेषण योग्य, क्योंकि उनका एक वेवलेंथ होता है ना जी, 680 नैनोमीटर का, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कहते हैं उसको। हर प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। 700, 800, 780, 680 और 700 नैनोमीटर में ज्यादा प्रकाश काम करता है। पादप प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी जो सूर्य की विकिरण का उपयोग करके हम अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक पदार्थ बना लेते हैं। प्लांट उनमें से केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक को ग्रहण करेगा। ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितनी भी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो लाइट आती है उसका केवल 2 से 10% ही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR होता है। प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय जो विकिरण है वो 2 से 10% है, ठीक बात है, केवल 2 से 10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरज के प्रकाश में PR कितना होता है? PR 10% होता है, यूज केवल हम 2 से 10% ही करते हैं, वैसे 50% होता है, ठीक है भाई। ऊर्जा जो है एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत में बदलती रहती है, वैसा ही है, और ये ट्रांसफर एक दूसरे से करते रहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग बाबू प्रोड्यूसर हैं यार, जो लोग प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं, जैसे हरे पादप उत्पादक होते हैं, शाकी काष्ठी पादप भी उपभोक्ता हैं, कुछ पादप प्लावक भी उपभोक्ता हैं, सब प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो काई हो गया, पादप प्लावक हो गए, पौधे हो गए, जितने भी पौधे सब उत्पादक हैं, ठीक है। उपभोक्ता कौन है जी? जो उनको खाता है। तो जो पौधों को खाया वो प्राथमिक है, उनको खाने वाला द्वितीयक, उसको खाने वाला तृतीयक, ऐसे ही चलता रहता है। तो जो सभी जीव अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं वो कंज्यूमर है, वो उपभोक्ता है। उपभोक्ता अलग अलग तरीके से होते हैं। अब जो भी उपभोक्ता को खाता है, पहला प्राथमिक है जो पौधों को खाएगा, जो प्राथमिक को खाएगा वो द्वितीयक कहलाएगा, जो द्वितीयक को खाएगा वो तृतीयक कहलाएगा। तो यही मामला है बाबू, जैसे ये पौधा है, इसने इसको खाया, ये उत्पादक है, ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, इसने खाया तृतीयक हो गया, ये चतुर्थक हो गया, और आखिरी में मर गया तो ये मरने के बाद अब घटक हो गया। यही तो चक्र है जी, तेरा भी खाक होगा, मेरा भी खाक होगा, सब आखिरी में मिट्टी में ही मिल जाने, फिर इसी का उपयोग करके पौधे फिर उपयोग कर लेते हैं। यही जीवन चक्र है भाई साहब, समझ गए तो मामला क्लियर हो जाएगा। अब आता है एनर्जी फ्लो, कितना एनर्जी जाता है। तो ये सारी चीज जो है आगे जब एनर्जी जाती है तो एनर्जी में खाना कैसे जाता है आगे। तो खाना वाला दुनिया में 2 प्रकार का चक्र है। जो खाद्य जाल है एक पर है तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इसको उसको खाया, उसको खाया, वो खाया, ऐसा खाद्य श्रृंखला है। बहुत सारा मिक्स हो गया तो खाद्य जाल बन जाता है। इस दुनिया में खाद्य श्रृंखलाएं जो है 2 प्रकार की होती हैं बेटा। एक खाद्य श्रृंखला जो पौधे से शुरू होती है, घास की, ग्रेजिंग फूड चेन जिसे अपन कहते हैं। पहली खाद्य श्रृंखला भोजन से, ग्रेजिंग फूड चेन मतलब घास पौधों से शुरू होती है, और दूसरी शुरू होती है अपघटन खाद्य श्रृंखला।
अपघटन खाद्य श्रृंखला जिसे अपन कहते हैं। तो मामला दो तरीके से शुरू होता है। पहला वाला, ये मान लो पौधा है, पौधे को इसने खाया, इसने इसको खाया, ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी वाली श्रृंखला पत्ती है, सड़ी, उसको ये खाया, फिर उसको बर्ड्स खा लिए, ये दूसरा चेन है। तो इस दुनिया में खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की, एक घास पर आधारित ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा डिट्राइवोरस फूड चेन जो दूसरा चेन होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी अपघटक के बारे में बात कर लेते हैं। उपभोक्ता का मामला तो क्लियर हो गया है। अपघटक वो है भाई जो अपने शरीर से कुछ ऐसे पदार्थ मुक्त करेगा जो उसको सड़ा दे। जैसे केचुआ अपने शरीर से कुछ ऐसे एंजाइम मुक्त करता है कि पौधे सड़ जाते हैं और बाद में उन्हीं को अवशोषित करके जो है पाप आगे निकल जाता है। तो अपघटक पादप एंजाइम रिलीज करेंगे जो मरे हुए पदार्थों को और छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ दे और उसके बाद हम उसका अवशोषण कर ले। अपघटक इसी प्रक्रिया का नाम है। फिर एक बात आती है जिसे अपन कहते हैं खाद्य जाल। फूड का क्या बनता है बाबू? वेब जिसे अपन कहते हैं। श्रृंखला क्या है? सीधा सीधा जो चले वो खाद्य श्रृंखला है। और इतना ज्यादा उलझा ये इसको भी खा रहा है, वो उसको भी खा रहा है, वो उसको भी खा रहा है, खाद्य श्रृंखला है। ये बात ध्यान रखना। कुछ ऐसे लोग जो खाद्य को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं उसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक बात है। अब अगर भोजन के तौर पर देखें तो इनके बीच में एक ट्रॉफिकल लेवल चलता है। देखो भाई, जैसा पहला पोषी स्तर पादप प्लावक घास वृक्ष, द्वितीयक कौन हो गए? जंतु प्लावक टिड्डे गाय, तीसरा मांसाहारी माने जाते हैं पक्षी और मछलियां भेड़ियां, और सबसे ऊंचा वाला होता है मनुष्य और शेर। मनुष्य का कोई लिमिट नहीं है जी, सबसे टॉप में पाया जाता है। ये कहानी आप ध्यान पे रख लेना। हां जी, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर आता है। जब कोई जीव एक दूसरे जीव से ही हम डायरेक्टली बनाते हैं तो खाद्य श्रृंखला है, और ये जो ऐसा मिक्स करके बनाया जाता है ना वो खाद्य जाल बनता है। ये भी मामला समझ में आ गया। इसके बाद सवाल आता है कि ऊर्जा कैसे स्थानांतरण होती है। तो देखो, इस दुनिया में ऊर्जा सूरज के प्रकाश से उष्मा कुछ नष्ट हो गई, कुछ इसके पास आई, फिर कुछ नष्ट हो गई, फिर इसके पास गई, फिर कुछ नष्ट हो गई, इसके पास गई, फिर इसके पास नष्ट हो गई, फिर इसके पास गई। ऐसे ही जीवन चलता रहता है। तो जब ऊर्जा आगे जाती है तो इनके बीच में 10% का रूल लगता है। ध्यान समझना, ऊर्जा हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ जाती है। उत्पादक से शुरू होती है और अपघटक तक जाती है। अब उत्पादक को जितनी मिलती है उसका 10% दूसरे में, फिर उसका 10% तीसरे में, उसका 10% अगले में। मतलब जब कोई जीव मरता है तो सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत के रूप में ही काम करता है। वो अपघटक के लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो इस तरीके से ऊर्जा ऊंचे से लेकर नीचे तक जाती रहती है, और ऊंचे से लेकर नीचे तक जाते 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 वो 10% का रूल फॉलो करती है। 10% का नियम उसे हम कहते हैं। 10% के नियम के बाद हमारा जो आखिरी मामला 10% का रूल, मैं आसानी भाषा में बता दिया है, ध्यान समझना। खाद्य चारण श्रृंखला से शुरू होकर अंत में अपघटक तक वो 10% का रूल फॉलो करती है। कमेंट सेक्शन में मारिए जोरदार रोर, यस सर वी गॉट इट, हम समझ गए। और इस चैप्टर का सबसे आखिरी भाग मैं बताने जा रहा हूं, नाम है पिरामिड। इसके ऊपर एक सवाल बेशक पूछा जाएगा कि पिरामिड होते क्या है। भाई ऊर्जा कितनी जा रही है? कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, पिरामिड बना दो उसका। संख्या ज्यादा है कि कम, पिरामिड। पिरामिड मतलब यार समझने का तरीका, ठीक है, कि 4 स्तर हैं तो नीचे वाला ज्यादा कि उसके वाला ज्यादा कि उससे कम वाला ज्यादा। सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है? नीचे उत्पादक हैं, उसके बाद प्राइमरी उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, और इन उपभोक्ताओं के बीच में संख्या, ऊर्जा आदि का पिरामिड बनता है। तो पिरामिड यार समझने का तरीका है जहां पर हम सबसे नीचे उत्पादक बनाते हैं, सबसे नीचे, उसके ऊपर फिर द्वितीयक और सबसे ऊपर तृतीयक बनाते हैं। पिरामिड को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए कि यार समझ में पहला भाग होता है सबसे नीचे जो है वो उत्पादक होते हैं, फिर सबसे ऊपर तृतीयक उपभोक्ता शिखर पर। बनाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, संख्या, जैव मात्रा और ऊर्जा। संख्या, जैव मात्रा और ऊर्जा। मैं आपको बता दूं ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना केवल 2 को अच्छे से है।
तो पहली पिरामिड हम बात करते हैं संख्या का पिरामिड जी। संख्या पहला पिरामिड पढ़ा रहा हूं घास का, जो इसको अपन घास तंत्र कहेंगे। इस दुनिया में अगर घास तंत्र के पिरामिड को पढ़ोगे, जहां घास पाया जाता है, तो सीधी सी बात है, घास की संख्या सबसे ज्यादा, बकरियों की संख्या उससे कम, भेड़ियों की संख्या उससे कम, और शेर की संख्या सबसे कम। तो संख्या की पिरामिड में घास का पिरामिड सीधा बना है, ठीक। दूसरी बात, अब दूसरा एग्जाम्पल आया, मान लेते हैं जैसे ये एग्जाम्पल आता है, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आता है भाई कि जैसे ये हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहां पर बन रहा है, ये संख्या का पिरामिड है। तो वैसे भी ज्यादातर पिरामिड सीधे ही बनते हैं। भार का पिरामिड, शुष्क भार का पिरामिड जिसे अपन कहते हैं, ये हिंदी में क्या बोल, जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ये भी ज्यादातर सीधा ही बनेगा, पर कुछ मामलों में उल्टा बनता है, मैं आपको बता दूं। 2 मिनट। अब तीसरा पिरामिड हो गया ऊर्जा का। ऊर्जा हमेशा सीधा, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। जैव भार का बताता हूं मैं, ध्यान सुनना, जैव भार का पिरामिड कैसे बनता है। अब किसी तुम समंदर में जाओगे तो सबसे छोटे छोटे पौधे, उससे सबसे कम तालाब में सबसे कम पादप प्लावक, उससे ज्यादा जंतु प्लावक, और उससे ज्यादा जंतु। तो इस तरीके से जैव भार जो वो लोग बना रखे हैं, उसके पिरामिड भी डिसाइड होते हैं। सबसे आखिरी में एक पॉइंट बताता हूं मैं कि यहां पर जैसे आप पिरामिड बना रहे हैं, जैसे कोई भी पिरामिड अगर आप बनाते हैं, तो इसमें एक बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट वाली कि उल्टा भी कभी बनता है क्या, बोलना हाँ। जैसे मैं बताता हूं, तालाब के जैव भार का पिरामिड, तालाब का जो जैव भार का पिरामिड होता है ना बाबू, वो हमेशा उल्टा बनता है। ये बहुत पूछा जाता है, कैसे। पादप प्लावक यार होते बहुत हैं, लेकिन जैव भार बहुत कम होता है, और जंतु प्लावक का ज्यादा होता है। जंतु प्लावक का ज्यादा है, और पादप प्लावक जो होता है वो जैव भार का पिरामिड ऐसा उल्टा बनता है। एक और एग्जाम्पल, वन में वृक्ष का पिरामिड, और जो वृक्ष का पिरामिड है वो संख्या का गिनना, संख्या का, ये भी हमेशा उल्टा बनता है। काहे कि बाबू पेड़ तो एक है ना, लेकिन उस पे रहने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से आप इस बात को हल्की हल्की अपने दिमाग में बैठा के रखना कि वन का पिरामिड जो है भाई साहब वो हमेशा उल्टा बनता है, वो भी संख्या का, और तालाब का पिरामिड जो होता है वो उल्टा बनता है। ये अपवाद है भाई साहब, बाकी इनके अलावा बाकी सब सीधे विधे बनते रहते हैं। एक बार इसको पढ़ लेना, समझ लेना इस बात को, ठीक है। इस तरीके से पूरी कहानी आपकी बनती है। एक बड़े वृक्ष के पिरामिडों की आहार वाली संख्या जो होती, कीटों की संख्या, ये पिरामिड उल्टे बनती है। समुद्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा बनता है, इसके अलावा बाकी सब पिरामिड सीधे बनते हैं। तो 2 अपवाद मुख्य रूप से मैंने बता दिए, बाकी सारी बात, जैव भार का मतलब पता है, संख्या का मतलब पता है, ऊर्जा का मतलब पता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तालाब में, जैसे समंदर का, तालाब का बोलेगा तो जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा, और वन में वृक्ष का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। ये बात लिख के ले लो, बाकी सब सीधे समझ लो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सदैव खड़ा रहेगा, क्योंकि हमेशा हमेशा वो सीधा ही बनता है, ये मामला बनता है। इस तरीके से ये पूरी कहानियां मैंने आपको बताई हैं। जहां पर सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, वो लिमिटेशन जो होती है याद रखना, वहां पर आहार जाल जो है बनता है, फूड श्रृंखलाएं वगैरह बनती हैं। पिरामिड्स बहुत जरूरी हैं। कम भाषा में, आसान भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चैप्टर यहां पर डन हो गया। पिरामिड को बड़े ध्यान से पढ़ लेना, बाकी अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्रश्न पढ़ाते समय मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। पिरामिड वैसे बहुत आसान है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।